तो बच्चों आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो तीसरा लेक्चर है हम लोगों का, और वो मेटलर्जी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज बात करते हैं सातवें मेथड की, जिसमें हम लोग रिडक्शन मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अपचयन विधियों के बारे में पढ़ा जाएगा। अभी इससे पहले टोटल 6 मेथड में बता चुका, उस क्रम में हम लोग अगला मेथड बच्चों पढ़ रहे हैं। ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसमें भी मैंने हेडिंग डाला है धातु ऑक्साइडों का कार्बन द्वारा अपचयन। 12th यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे, उन्हीं के लिए स्पेशली है, डिटेल में उनको पढ़ना होता है। तो धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे कार्बन द्वारा अपचयन उनका होता है, लेकिन किस तरह के उसमें कंडीशन भी हैं कि जैसे पहला कंडीशन है कि निम्न विद्युत धनात्मक धातुओं, यानी ऐसे धातु, ऐसे मेटल जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो, काफी कम हो, यानी लोअर नेचर के होंगे। निम्न विद्युत धनात्मक धातु जैसे लेड है, आयरन, जिंक, टिन आदि का अपचयन कार्बन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया जिंक ऑक्साइड का, कार्बन के द्वारा इसका अपचयन कराया तो जिंक में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है कि कुछ जिंक ऑक्साइड रह जाए तो वो बचे हुए इस बने हुए कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर अपचयित होकर के जिंक में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। आयरन का ऑक्साइड है, हीमेटाइट भी इसको आप कहते हो, कार्बन द्वारा इसका रिडक्शन कराया तो रिडक्शन में क्या होता है, इसमें से ऑक्सीजन निकलना, तो ऑक्सीजन निकल गया तो इस धातु का क्या हो गया, अपचयन हो गया, तो ये आयरन में कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो गया। पीबीओ लेड का ऑक्साइड है, कार्बन द्वारा इसका रिडक्शन कराया, लेड में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है पीबीओ कुछ रह जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस विधि द्वारा हम लोग निम्न विद्युत धनात्मक धातुओं जैसे लेड, आयरन, जिंक और टिन का अपचयन कार्बन के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ले करके इसको बच्चों नोट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी क्रम में बच्चों ये दूसरा मेथड है और इस मेथड में प्रबल अपचायकों द्वारा अपचयन करते हैं। तो इसमें किस तरह के धातुएं, ऐसी धातुएं जिनकी विद्युत धनात्मकता कम होती है, यानी उससे भी कम, जो भी आप पहले पढ़े हो, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, तो इनके ऑक्साइडों का अपचयन प्रबल अपचायक, जैसे प्रबल अपचायक के रूप में कुछ धातुएं ही हो सकती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि, या कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हो, या CO+H2। CO+H2 को हम लोग वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ले सकते हो, द्वारा करके धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल है, कॉपर का ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ये CO2 यहां बन गया। कैल्शियम आयोडाइड है, पोटेशियम के द्वारा रिड्यूस हो गया और ये 2Ki कैल्शियम रिड्यूस होकर के प्राप्त हो गया। निकिल का ऑक्साइड है, यूज कर लिया हमने वाटर गैस और यहां निकिल धातु प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त हो गया। एक और एग्जांपल है आयरन के ऑक्साइड का भी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 400 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर इसको हीट करें तो यहां पर लोहा यानी आयरन धातु प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो ये दूसरी मेथड थी। उसी क्रम में आप लोग इसको बच्चों नोट करेंगे जिस तरीके से मैं नोट्स बनवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देते चल, याद करने वाली सारी बातें हैं। अब तीसरी जो विधि है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये तापीय विधि है, इसको थर्माइट विधि भी हम लोग कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि थर्माइट मिक्सचर क्या होता है, थर्माइट यानी तापीय मिश्रण क्या है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। जब अपचयन के लिए यानी रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाए, एल्यूमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाए, तो इस विधि को एल्यूमिनो तापीय विधि या तापीय विधि हम लोग कहते हैं। अयस्क और एल्यूमिनियम चूर्ण का मिश्रण यही कहलाता है बच्चों थर्माइट मिक्सचर। अयस्क और एल्यूमिनियम पाउडर मिला देंगे तो इसको कहते हैं थर्माइट मिक्सचर। यह विधि उन अयस्कों, जनरली क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन
के लिए प्रयोग की जाती है, उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनके गलनांक उच्च होते हैं तथा जिनके ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अपचयन करने से संतोषप्रद परिणाम नहीं प्राप्त हुआ है, सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट नहीं मिला, अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होता है। तो इस विधि को हम लोग एल्यूमिनो तापीय विधि भी कहते हैं या थर्माइट विधि कहते हैं। और इसमें हम लोग कार्बन के द्वारा अपचयन कराने से अच्छा परिणाम नहीं मिला, इसलिए एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, जिससे कि जो तापीय मिश्रण है, जो हमारा थर्माइट मिक्सचर है, वो हमेशा मोल्टेन स्टेट में रहता है। गलित अवस्था मतलब मोल्टेन स्टेट में। ये मोल्टेन स्टेट कैसे बनता है? ऐसा नहीं कि इसमें पानी मिलाया जाता है। मोल्टेन स्टेट बनाने का मतलब होता है कि आप नमक है, नमक को यदि आप पानी में डाल दोगे तो उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, उसमें नमी आ गई तो उसमें वो आपका एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, मोल्टेन स्टेट का नहीं होता। मोल्टेन स्टेट मतलब उसको काफी टेम्परेचर दे करके अगर हम लोग पिघलाएं तो वो जो प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं बच्चों मोल्टेन स्टेट यानी गलित अवस्था। तो इतना ज्यादा इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है कि जो थर्माइट मिक्सचर है वो गलित अवस्था में रहता है। स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों इसको लिखेंगे आप लोग। ये एल्यूमिनियम थर्माइट विधि है, इसको गोल्डस्मिथ नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे समझाया है एक डायग्राम से भी। एक मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे ले लिया गया, ये जो है, और इसमें क्ले का एक मिट्टी है जो उसका क्रूसिबल है, और ये इग्निशन मिक्सचर है। इग्निशन मिक्सचर में जनरली एल्यूमिनियम का पाउडर और मेटल का ऑक्साइड होता है। इस स्टैंड पे इसको लगा दिया गया, इस तरीके से कस दिया गया है। इसको गोल्डस्मिथ नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, दिया था अपना कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको गोल्डस्मिथ थर्माइट मेथड भी हम लोग कहते हैं। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये कॉपर का ऑक्साइड हो गया या मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया, यानी मेटल का ऑक्साइड ले लिया प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, तो ये बन गया आपका थर्माइट मिक्सचर। इसी को आप कहते हो थर्माइट मिक्सचर। बना क्या इसमें? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना, क्रोमियम बाहर हो गया। ये निगेटिव, डेल एच निगेटिव का मतलब होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब अत्यधिक मात्रा में उष्मा इसमें से निकलती है। यहां भी सेम वही कंडीशन है। अब चूंकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक उष्मा निकलती है, तो यही कारण है कि जो आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 और एल्यूमिनियम, इस चूर्ण का मिश्रण जो है रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉकेट ईंधन के रूप में अगर आपसे पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर का जो मिक्सचर होता है, यही रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मेथड था, ये एल्यूमिनो तापीय विधि आपकी बच्चों समाप्त हो रही है। और इसी क्रम में फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला हेडिंग हो जाता है वायु द्वारा अपचयन या स्वतः अपचयन। ठीक है, एयर के द्वारा रिडक्शन करा दिया जाए या सेल्फ रिडक्शन हो जाए, तो ऐसी बहुत कम क्रियाशील धातुएं, बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं जैसे मरकरी हो गया, कॉपर, लेड आदि के ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में अपने आप यानी स्वतः अपचयित होते रहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां दे दिया सिनबार का। सिनबार का फार्मूला क्या होता है? Hgs। वायु द्वारा स्वतः अपचयित हुआ किसमें? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना दिया। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड फिर Hgs जो उसमें बचा होगा उसके द्वारा फिर से यहाँ पे Hg का निष्कर्षण हो गया, यानी पूरी तरह से अपचयन हो गया, मरकरी यहाँ प्राप्त हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाती है, चूंकि ये गैस के फॉर्म में है तो ऑलरेडी अपने आप ये गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। अभी ये पहला एग्जांपल मैंने इसमें दिया है, इसको आप लोग नोट करेंगे। दो एग्जांपल इसमें और मैं देता हूं, ये दो एग्जांपल और बच्चों नोट करेंगे आप लोग। कॉपर ग्लांस यानी Cu2s से कॉपर का निष्कर्षण कैसे होता है? कॉपर ग्लांस का फार्मूला Cu2s, वायु द्वारा स्वतः अपचयित हुआ, कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड में, वही क्यूप्रस ऑक्साइड फिर कॉपर ग्लांस जो शेष मात्रा बची है उसके साथ दोबारा चेंज हो गया कॉपर में, और ऐसे कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार कॉपर कहते हैं। फफोलेदार कॉपर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जब ये कॉपर प्राप्त होती है तो इसके सतह पर
SO2 गैस बाहर निकलती है, और SO2 गैस जब बाहर निकलती है तो इसकी सरफेस पर स्पॉट टाइप का पड़ जाता है, जैसे लगेगा कि फफोला पड़ गया है, इसलिए इस कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। अगला एग्जांपल है गैलेना, जिसका फार्मूला होता है PbS। इससे लेड का निष्कर्षण कैसे होगा? तो PbS भी स्वतः वायु द्वारा अपचयित होकर के PbO में कन्वर्ट हो जाएगा। PbO शेष बचे हुए PbS के साथ लेड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है। तो ये जो मेथड है वह स्वतः अपचयन का मेथड था, ये भी मेथड आपका समाप्त हो गया। ठीक है, नोट करेंगे बच्चों इस एग्जाम्पल को, दोनों एग्जाम्पल को आप लोग नोट करेंगे। तो इस क्रम में आगे बच्चों आपको धातु साइनाइड संकर के निर्माण से भी, या साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड से भी हम लोग कुछ धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, और जनरली इसमें सिल्वर या गोल्ड का ही निष्कर्षण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया अगर ऑब्जेक्टिव टाइप या आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन कि सिल्वर या गोल्ड का निष्कर्षण करने का बेस्ट मेथड होता है साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। ठीक है बच्चों, इस विधि में हम लोग करते क्या है कि गोल्ड तथा सिल्वर के जो कंसंट्रेटेड ओर होंगे, सांद्रित अयस्क होंगे, सोडियम साइनाइड के विलयन से वायु की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो सिल्वर तथा गोल्ड के साइनाइड बन जाते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जिंक की रॉड डाल देंगे या जिंक धातु डालेंगे, तो सिल्वर तथा कॉपर अलग हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसको सिल्वर ग्लांस भी कहते हो। सिल्वर ग्लांस, ये सिल्वर का अयस्क है, इसमें सोडियम साइनाइड मिला दिया, प्रोडक्ट आपका बन गया क्या? सोडियम सिल्वर साइनाइड बन गया। ये इसका कॉमन नेम है बच्चों, IUPAC नेम इसका भी होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का पूछा जाता है उससे। बन गया Na2S। अब ये जो सोडियम सिल्वर साइनाइड है, इसमें जिंक हम लोग जब डालेंगे तो देखिए जिंक क्या करता है, इस धातु को बाहर कर देता है, स्वयं अपने उसके जगह पे आ गया, Na2ZnCnH4 बन गया, सोडियम जिंक साइनाइड का निर्माण हो गया, और इस प्रकार सिल्वर धातु बाहर निकल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है बच्चों ये, और अच्छे से इसका नोट्स आप लोग बनाएंगे इसी ऑर्डर पे जैसे मैं बता रहा हूं। इस क्रम में एक विधि और हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जिसको कहते हैं अमलगमेशन प्रोसेस। अमलगम क्या है? अमलगम का मतलब होता है कि मरकरी जब किसी धातु के साथ मिश्र धातु का निर्माण करे, यानी एलॉय का निर्माण करे। कौन? मरकरी। ध्यान देंगे, जब मरकरी किसी दूसरे धातु के साथ मिश्र धातु का निर्माण करे तो इसको कहते हैं अमलगम। और कुछ धातुएं जैसे आयरन, प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुएं अमलगम बनाती हैं। तो इस विधि द्वारा हम लोग गोल्ड और सिल्वर का ही निष्कर्षण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अमलगम को बना लेंगे, और अमलगम को गर्म करने पर देखेंगे क्या कि मरकरी वेपर के रूप में बाहर निकल गई, वाष्पित हो जाती है, जबकि धातु क्या है, शेष रह जाता है। तो अयस्क किसका लेंगे? सिल्वर या गोल्ड का। मरकरी धातु के साथ उसका रिएक्शन करा के क्या बनाएंगे? अमलगम। अमलगम का डिस्टिलेशन करेंगे, आसवन करेंगे, तो मरकरी वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगी, और धातु जो है शेष रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अपचयन की सारी विधियां मैंने आप लोगों को बता दी बच्चों। और लास्ट मेथड, अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो धातुओं का शोधन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। यानी अब अयस्क का सांद्रण होने के बाद जो हमारे पास सारे प्रोसेस करने के बाद जो मेटल प्राप्त हो रहा है, उस मेटल का कैसे प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, ये लास्ट मेथड होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो जितना आज मैंने बताया उसको आप लोग बच्चों नोट में आप अपने लिखेंगे, बनाएंगे। मैं हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें बच्चों स्पष्ट दिखें, और प्रयास भी मुझे अपने पास जो इक्विपमेंट्स हैं उसी पे डिपेंड होके मुझे प्रयास भी करना पड़ रहा है। अचानक से मैं कोई चमत्कार या कोई मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुरंत जो है मैं करूँगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मैं दे सकूँ। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप लोग
बेहिचक पूछा करो बेटा, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग तुरंत जो है पूछ लिया करो। व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, 9936180898। इससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो और ये व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल आपको पढ़ाऊंगा, धातुओं का शोधन पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, दैट्स ऑल बेटा।